दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बीपीएससी कंसेप्ट वाला की साइंस लेक्चर सीरीज़ में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हमने यूनिट एंड डायमेंशन, स्केलर एंड वेक्टर कर लिया है और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सॉल्व किए होंगे तो आपको लगा होगा कि उस लेक्चर से 90% क्वेश्चंस वहीं से आएंगे, उससे बाहर नहीं आएगा। जैसा अभी तक का पैटर्न रहा है उस हिसाब से जो हमने कोर्स को डिज़ाइन किया है, जो कंटेंट डिज़ाइन किया है, हमारा बेसिस वही है। साथ में हम एनसीईआरटी को ज़रूर प्रीफर करते हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेने से पहले, क्योंकि वो जो है एक बेसिक बुक है और आपको भी पढ़नी चाहिए एटलीस्ट एक बार। तो जहाँ तक बात है हमारे आज के लेक्चर की, तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर रहेगा ना, जो हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे उसको 2 यूनिट में बांट के पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे ये बेसिक कंपोनेंट्स जो इसके होते हैं, जैसे चार्ज है, करंट है, वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके बाद रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस के भी सीरीज़ और पैरेलल हैं, उसके बाद उनका हीटिंग इफेक्ट है। तो यहाँ तक जो है ना हम आज के लेक्चर में ख़त्म करेंगे। सेकेंड लेक्चर में जो है हम पूरा फोकस देंगे जो भी न्यूमेरिकल पार्ट है इसके। आज थोड़ा सा न्यूमेरिकल हम करेंगे सीरीज़ पैरेलल वाला, लेकिन इसके कुछ और प्रैक्टिस हम अगले लेक्चर में करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जो है ना वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज हमारा पूरा फोकस जो रहेगा वो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पर रहेगा और हम कोशिश करेंगे इलस्ट्रेशन से, फोटोज से आपको अच्छी तरह जो है ना टॉपिक को बिल्कुल ग्रास्प करा दिया जाए। और चूंकि मैं भी पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही हूँ और इसी क्षेत्र में काफ़ी सालों से मैं काम कर रहा हूँ, तो जो मेरा अनुभव है इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी एक चर्चा करता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी से आप समझते क्या हैं। आप देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है। आप चाहे सो के उठें और सोने जाने तक का, और सोने के बाद से सो के उठने तक का, इलेक्ट्रिसिटी का जो रोल है ना आपको कंफर्ट देने में, आपके काम को इजी करने में, ठीक है, वो काफ़ी बड़ा रोल है। और आने वाले दिनों में तो इलेक्ट्रिसिटी एक बेसिक ह्यूमन राइट बनने जा रहा है। आप समझिए कि जो ई रिक्शा है अभी कितना ज़्यादा आ गया है, सड़कों पे कितना प्रोलिफरेट कर रहा है, और उसकी संख्या तो बढ़ेगी ही आने वाले दिनों में। उसी तरह से आप जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, आप बताइए, पहले नोकिया का जो छोटा वाला मोबाइल था, आप लोगों में से बहुत लोगों ने शायद देखा होगा उसको, तो वो एक दिन चार्ज पे 4 दिन चलता था। आज का क्या है? आज का है एक दिन चार्ज करो, 4 घंटे चार्ज करो या 2 घंटे चार्ज करो तो एक दिन चलेगा। तो आपको हर एक दिन में मोबाइल के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब सिर्फ वो चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, बल्कि मोबाइल को जो चलाना है उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना। आपको सेल चाहिए, बैटरी चाहिए। आप घड़ी देखेंगे उसके लिए बैटरी चाहिए। आप सोच लीजिए कोई भी ऐसा काम हो जिसमें आपको बिजली नहीं चाहिए, तो ये हो गया ना इंपॉर्टेंट हमारे लिए, है ना। तो इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए हमको जैसे पता लग गया कि इलेक्ट्रिसिटी का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा, बहुत अहम रोल है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने लिखा, इससे हिंदी वाले भी खुश, अंग्रेजी वाले भी खुश, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो है ना हमारी ज़िंदगी में एक अहम रोल है। हमारी ज़िंदगी को अच्छे से चलाने के लिए, उसको सुगमता से चलाने के लिए, उसको कंफर्ट देने के लिए, साथ में हमारी बेसिक चीज़ें भी हैं। अब किसी ऑफिस में जाएंगे तो किसी कहाँ वहाँ ज़रूर रहेगा कंप्यूटर। कंप्यूटर किसी भी ऑफिस को चलाने में आजकल तो समझिए 90 to 95% योगदान जो है वो कंप्यूटर का है। तो अगर कंप्यूटर रहा, आपका काम आसान हो रहा है। कंप्यूटर चलेगा किससे? इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। तो इसी तरह से एक एग्जांपल था इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको पता है, इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी तो देख लिए होता क्या है हमारे ज़िंदगी में, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, लेकिन आप ये भी तो समझने की कोशिश करेंगे कि ये आता कहाँ से है, ये होता क्या है ना।
अगर कोई तार है, तार को अगर काट दें बीच से, तो समझिए तार को काट दें तो इलेक्ट्रिक करंट क्या नीचे गिर जाएगा तार से? अब क्या होता है, मग में पानी लेके मग को टेढ़ा करिए तो पानी नीचे गिर जाता है। तो अगर किसी तार में इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो क्या तार काटने से उसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, जो करंट फ्लो हो रहा है, वो धरती पे गिर जाना चाहिए? ऐसा ही होना चाहिए ना। अगर फ्लो करता है तो कोई चीज़ होता है क्या ऐसा? उसके कंसेप्ट को समझने, उस तरह के कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, जो थोड़े से अप्लाइड चीज़ें हैं उसको भी हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि आप जो बेसिक्स है, करंट का मतलब क्या होता है वो समझें। अब जो बोलते हैं ना कि 220 वोल्ट का बल्ब है, उसका मतलब क्या है? आप जो सुनते होंगे फ्रीक्वेंसी जो है ना यहाँ 50 हर्ज है, इसका क्या मतलब होता है? आप जानते हैं ना 11 केवी, 33 केवी, कभी सोचे हैं कि 11 33 इसी सब में मल्टीपल में क्यों रहता है ये? ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है हमारे दिमाग में बैठी हुई हैं, लेकिन हम उसको जानने की कोशिश नहीं करते। हम कोशिश करेंगे कि जितना कुछ हो सके आज के लेक्चर में बताएं, नहीं तो आगे बताएं, और नहीं तो इसके आने वाले सेगमेंट्स में जो हमारे डेली यूजेस हैं, मिसलेनियस हैं, उसमें भी हम काफ़ी चीज़ों को कवर करेंगे यहाँ BCW प्लेटफॉर्म पे। तो विल स्टार्ट कि देखिए आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि इलेक्ट्रिसिटी किस चीज़ से बना हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी अगर स्विच दबाते हैं और बल्ब जल जाता है, तो ऐसा क्या चीज़ है जो स्विच से लेके बल्ब को जलाता है तो इलेक्ट्रिसिटी है? तो ऐसा क्या है जो उसके इलेक्ट्रिक जो सर्किट है, मतलब जो बल्ब है यहाँ पे आपका, यहाँ पे जो आपका स्विच है, यहाँ से यहाँ क्या फ्लो करता है ऐसा कि वो बल्ब को जला देता है? ऐसा क्या चीज़ है जो इस इलेक्ट्रिक करंट को रेगुलेट करता है? रेगुलेट का आप हिंदी देखिएगा, गूगल ट्रांसलेट यूज़ करिए। अगर आपको दिक्कत हो रही है, समस्या हो रही है अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से अंग्रेजी में, तो जरूर गूगल ट्रांसलेट यूज़ करिए। देखिए BPSC की परीक्षा में अपने आप को फ्लेक्सिबल जितना रखेंगे ना, उतना आपको कंटेंट मटेरियल मिलेगा। अभी मार्केट में जितने भी अच्छे मेंस के मटेरियल मिलते हैं, मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे वो हिंदी में ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं BPSC के लिए। अगर आप UPSC के मटेरियल को इसमें ढालना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम हैं और हिंदी वाला चाहिए तो आपको गूगल ट्रांसलेट करिए। सब कुछ मानिए, यकीन मानिए, बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। अगर आप हिंदी मीडियम हैं तो आप द हिंदू को गूगल ट्रांसलेट से एक बार स्कैन करके पढ़िए उसके एडिटोरियल को। ना समझ में आए तो बोलिएगा, तो आपका जो कंप्लेन है ना खत्म हो जाएगा। खैर, हम लोग विषयांतर नहीं होंगे। हम बात कर रहे थे कि रेगुलेट करने की बात करता है कि उस करंट को क्या रेगुलेट करता है सर्किट में। ऐसा क्या चीज़ है जो करंट बढ़ गया, करंट कम हो गया, उसको कौन डिसाइड करता है कि 2 एम्पियर ही फ्लो करेगा कि 5 एम्पियर फ्लो करेगा? वो कौन डिसाइड करता है, वो हम देखेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, और ये सब चीज़ों आपको समझ में आ जाएगा। अंत तक जाते जाते ना आपको ये चीज़ फील आ जाएगी कि ये सब का आंसर क्या होना चाहिए। मैं नहीं भी बताऊंगा फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। अब है कि आप नदी किनारे गए होंगे, आप देखे होंगे कि पानी में काफ़ी धार है। क्या है वो भी एक तरह से करंट का हिस्सा है। वो है क्या है, वाटर करंट है। उसी तरह से एयर करंट भी होता है। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी में करंट नहीं होता है, वो करंट जो है एयर में भी होता है, वाटर में भी होता है। तो मैं इसलिए इसको यहां मेंशन किया कि आप करंट को एक होलिस्टिकल वे में लें और इलेक्ट्रिक करंट को स्पेसिफिक वे में लें। होलिस्टिक और स्पेसिफिक का क्या मतलब है कि जहां तक आप बात करते हैं करंट की, तो एक ऐसा टर्म है ना, एक ऐसा शब्द है जो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होता है। तो ये हो गया स्पेसिफिक। ठीक है, तो एयर करंट और वाटर करंट भी एग्जिस्ट करती है। तो मेरा बताने का यही मकसद था कि करंट सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी में नहीं, एयर और वाटर में भी एग्जिस्ट करती है। वहाँ भी आप देख सकते हैं धारा जो है, पानी की धारा है, हवा तेज चलती है, एयर का जो करंट है एक डायरेक्शन में, एक दिशा में, वो भी एक तरह का करंट है। आपके पास घर में टॉर्च तो होगा ही, आजकल तो LED वाला टॉर्च आ गया है। ऐसा कुछ रहेगा एवरीडे का, यहाँ स्विच रहेगा, यहाँ से लाइट निकलेगा। आप जैसे ही स्विच को दबाते हैं ये जल जाता है ना। आप जैसे ही इस स्विच को प्रेस करते हैं ये जल जाता है।
ये क्यों जलता है? आप कभी कोशिश किए हैं कि उसके अंदर क्या रहता होगा? ऐसा बहुत लोग खोल के देखे होंगे, बहुत लोग जानते होंगे, ये आपके लिए नहीं है। अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, पेशेंस रखिए थोड़ा, हम और भी चीज़ों को पढ़ेंगे जिनको नहीं मालूम है। हम चीज़ों को एकदम बेसिक से बताना चाह रहे हैं, इतने बेसिक से कि आप कोई चीज़ देखें ना टॉर्च, तो आपको ये मेरा लेक्चर, ये मेरी बातें याद आए। तो जैसे ही आप स्विच दबाते हैं तो बल्ब ग्लो करने लगता है। ग्लो क्यों करता है? ये है आपका स्विच, फोटो के साथ समझिए, स्विच है। ये जो पार्ट है, ये जो एरिया है, ये जो दिख रहा है फोटो, ये वाला फोटो है, ये वाला, ठीक है। और ये जो है बैटरी है, आप जो ढक्कन खोल के अंदर डालते हैं इसमें। तो मैं पहले बैटरी को बताता हूँ कि आप जो बैटरी लेते होंगे, देखिए होंगे उसमें ऐसा रहता है, प्लस और माइनस रहता है ना। उसको एक ही दिशा में लगाना है, ऐसा नहीं कि आप एक बैटरी को ऐसे लगा दिए और दूसरे बैटरी को ऐसे लगा दिए, तो नहीं चलेगा वो। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उसके पीछे कुछ इलेक्ट्रिसिटी का फंडा है, उसके कारण नहीं चलेगा वो, ठीक है। वो क्या है वो सब समझ में आएगा आपको। फिलहाल आप समझिए कि जो ये बैटरी है जिसको ड्राई सेल बोलते हैं, ड्राई सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें निकल कैडमियम या जो भी कंपोनेंट है वो ड्राई स्टेट में है, वो सूखा है। वो H2SO4 और HCl यूज नहीं होता है इसमें ड्राई कंपोनेंट्स यूज होते हैं चार्ज को प्रोड्यूस करने में, चार्ज को कैरी करने में, आयंस को कैरी करने में। तो जैसे ही आप इस स्विच को करते हैं ऑन, इसमें क्या होता है, स्विच क्या करता है, ये है आपका बल्ब, आपने लगा दिया बैटरी यहां, ये वाला पार्ट इधर लगा दिया और इधर वाला पार्ट यहां लगा दिया। अब ये खुला हुआ है, स्विच जो है ना खुला हुआ है। आप जैसे ही ऑन करेंगे ना तो स्विच क्या करेगा, इन दोनों को जोड़ देगा। बस कुछ नहीं करता है, ये इन दोनों को जोड़ देता है। जैसे ही जोड़ेगा तो ये बल्ब को यहां से प्लस मिल गया, यहां से माइनस मिल गया, तो जल जाएगा। क्या कर रहा है स्विच? जो बैटरी है और बल्ब है इसके बीच में लिंक का काम कर रहा है, ब्रिज का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। इसलिए स्विच इंपॉर्टेंट है। टॉर्च के एग्जांपल से आप सर्किट समझ गए। अब करेंगे अब ऑफ, तो क्या होगा समझिए। ऑफ जब करेंगे आप, ऑफ करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ना ये ब्रेक हो जाएगा, खोल देगा। स्विच क्या करेगा, जो बैटरी है और जो बल्ब है उसके लिंक को खोल देगा स्विच, तो ये बंद हो जाएगा। क्योंकि इसको प्लस तो मिलेगा लेकिन माइनस नहीं मिलेगा। जैसे ही माइनस मिलना बंद होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह है, जो करंट का प्रवाह है, जो विद्युत का प्रवाह है, वो बंद हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो यही फंडा है टॉर्च का। ऐसे ही काम करता है टॉर्च। जब अगली बार आप टॉर्च का बटन दबाएं तो आपके दिमाग में आना चाहिए हम उसको क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव दे रहे होंगे, हम उसको नेगेटिव दे रहे होंगे, तभी जाके सर्किट क्लोज हो रहा है। सर्किट क्लोज हो रहा है तो बल्ब जल रहा है, ठीक है। एकदम से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। कंफ्यूजन हुआ तो फिर से बैक जाके सुनिए, एकदम समझ में आएगा। नहीं समझ आएगा तो और भी ऑप्शन है आपके पास, नीचे कमेंट करिएगा, हम देखेंगे कुछ हो सकता है तो। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? यही जो पूरा सिस्टम है ना, सिस्टम मतलब क्या होता है आप कहते होंगे ये सिस्टम है। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है डिफरेंट कंपोनेंट का एक अरेंज्ड वे में आप किसी को छोटे छोटे कंपोनेंट्स को अरेंज करके एक तरह का ऐसा प्लेटफॉर्म बना दे, एक ऐसा चीज बना दे कि सब साथ चले तो एक प्रोडक्टिव रिजल्ट आए, ठीक है। तो वो चीज हो जाएगा सिस्टम। और ये एक तरह का सिस्टम है जहां पे ड्राई सेल और बैटरी इज बीइंग यूज्ड टू लाइट अ लाइट बल्ब यूजिंग अ स्विच, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, तो हम इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं, वो होता क्या है, ठीक है। एक तार है, ठीक है। ये तार यहाँ पे उसका जो कॉपर वाला वायर है ना वो छिला हुआ है सामने, आप उसको छुए, इधर लगा हुआ है, ये 3 होता है, ठीक है, ऐसे होता है। ये 3 क्यों होता है ये अभी बता ही देते हैं आपको, फिर आगे देखिए। जब भी हमको, अभी आपने देखा ना सर्किट में बल्ब है, इसको क्या चाहिए, प्लस और माइनस। 2 को दे दिए तो काम चल गया ना इसका।
तो आप देखते होंगे कहीं कहीं 2 यूज़ होता है, कहीं कहीं ऐसा 3 को दे देता है प्लग। क्यों देता है? घर में वो बड़ा सा एक बड़ा सा रहता है, ये तो छोटा छोटा रहता है। तो इस तरह देने का क्या मतलब है? क्यों दिया जाता है ऐसा? आप समझिए, आपकी भाषा में समझाते हैं आपको। आप गए अपने महिला मित्र या पुरुष मित्र से मिलने, अंग्रेजी में गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से मिलने गए। आप जाने वाले हैं, सपोज गए नहीं, जाने वाले हैं, तो आप क्या किए ना, आप पहले अपने दोस्त को, अपना आपका जो फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, हलकट वाला नहीं, बेस्ट फ्रेंड जो है, वो जाके अगर यहाँ पे खड़ी हैं, यहाँ पे खड़ा है वो, तो ये जाके मुआयना करेगा पहले कि एरिया सैनिटाइज्ड है कि नहीं है। मतलब कोई ऐसे लोग तो नहीं हैं जो देख लेंगे हमारे दोस्त को इनके साथ, ठीक है। तो आप दोस्त को भेजते हैं, दोस्त आया, बोला नहीं भैया सब ठीक है, आप जाओ, तुम हैव ए गुड टाइम। अब बोल दिया हैव ए गुड टाइम, तो आप चले गए। उसी तरह से जब किसी इक्विपमेंट को, किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हमको लगाना रहता है सॉकेट में, तो उसमें 3 रहता है। ये देखेंगे तो थोड़ा लंबा साइज का होता है, ये ऐसा रहेगा, और बाकी जब पिन जो है ना ऐसा रहेगा। ये जाके पहले कनेक्ट कर जाता है वॉल में। जैसे ही पहले कनेक्ट कराता है, अगर आप स्टैंडर्ड वायरिंग सिस्टम से घर को बनाए हैं, बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन में स्टैंडर्ड वायरिंग सिस्टम है, तो ये जो आपका है ना, ये वाला, ये अलग ही चलता है इसका दुनिया। ग्रीन कलर का वायर होगा, ये अलग ही चलेगा। ये क्या करेगा, ये जाके घूम फिर के अर्थ हो जाएगा। सारा बिल्डिंग का ये है ना सिस्टम का एक सिस्टम ऑफ अर्थिंग रहेगा, 5-6 अर्थिंग रहेगा, उसमें ये कनेक्ट हो जाएगा। तो कनेक्ट होने से क्या होगा ना, कि जैसे ही ये कनेक्ट होगा, तो इस इक्विपमेंट का अगर कोई तार इसमें सटा हुआ हो, या ये धरती से सटा हुआ हो जो लीक हो रहा हो करंट, तो ये उस करंट को जो है ना सीधा सीधा अर्थ कर देगा, आपको करंट नहीं लगने देगा। तो पहले ये लगा के कर दिया, चलो हम टाइट है, तुम लगो, कुछ भी हुआ तो, कुछ भी जोड़ा सा भी हुआ तो हम नीचे ग्राउंड में भेज देंगे उसको। इसको जो बोलते हैं ना, इसको अर्थ वायर बोलते हैं, ठीक है। इसको जो है वो लाइव वायर बोलते हैं, और इसको जो बोलते हैं न्यूट्रल वायर बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि इसका क्या यूज़ है। समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, आगे बढ़ेंगे। अब आप समझ गए कि जो एक तार है उसमें करंट फ्लो होगा किससे, यहाँ सॉकेट लगाएंगे, यहाँ डालेंगे, आपका यहाँ फ्रिज है, तो जैसे लगाएंगे, यहाँ स्विच ऑन करेंगे, तो इस तार से करंट फ्लो होने लगेगा। अभी मेरा एरिया ये और ये नहीं है, मेरा बीच वाला एरिया है कि तार में करंट फ्लो होगा, तो कैसे होगा, क्या होगा। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, इसको साइंटिफिकली, अगर हम साइंस पढ़ते हैं तो हम भी आधा साइंटिस्ट हैं ही, बिल्कुल। तो जो करंट है वो होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब कितना एक चार्ज है, चार्ज क्या है देखेंगे। एक चार्ज है एक पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर एरिया है ना, मतलब ये तार है। तार को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा कुछ, ये तार है, ये इसका एरिया हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर एरिया में यूनिट टाइम पर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, इस पाइप में इतने एरिया में 1 सेकेंड में कितना पानी फ्लो हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे, पानी का फ्लो। इतने एरिया में चार्ज कुछ चीज़ है, वो इतने तार में 1 सेकेंड में कितना फ्लो हो रहा है, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। नहीं समझ आया तो दोबारा सुनिए इसको, कि ये जो अगर तार है, तो 1 सेकेंड में या यूनिट एरिया में, यूनिट टाइम पे कितना चार्ज फ्लो करेगा, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इलेक्ट्रिक करंट है ना, दैट इज बेसिकली क्या है, वो रेट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। अब चार्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं, फटाक से गूगल ट्रांसलेट में डालिए, चार्ज लिखिए, दिख जाएगा आपको। ठीक है, चार्ज डालेंगे तो क्या आएगा, शुल्क। आप जब डालेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज तो आएगा आपका आवेश, वही आवेश है ये चार्ज। जब यही आवेश जो है एक यूनिट एरिया में यूनिट टाइम पर, हाँ तो मैं ये बता रहा था कि
अगर आप गूगल ट्रांसलेट में चार्ज को डालेंगे तो पहले लिखेगा शुल्क, लेकिन आप उसमें डालेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज तो लिखेगा आवेश। तो आवेश का इकाई समय पे, एक इकाई एरिया, यूनिट मतलब इकाई, यूनिट एरिया में यूनिट टाइम पे जो आवेश का प्रवाह होता है ना, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट का हिंदी क्या है ये आप देख लीजिए अपने से। अभी देखिए एकदम बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा हिंदी मीडियम को। कंप्लेन नहीं करना है, एकदम मस्त होकर पढ़ना है खाली। कंप्लेन करने वाला फेलियर होता है, सॉल्व करना है इशू को। चलिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है क्या होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। आवेश का जो प्रवाह है उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। अब ये होता कैसे है, तो जो चार्ज फ्लो होता है ना, फ्लो ऑफ जो चार्ज होता है, वो चार्ज क्या होता है, समझिए कि इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे आप पढ़े होंगे, कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव चार्ज होता है। अब दो नेगेटिव नेगेटिव मिल जाए तो क्या होगा, अब दो को भाई है तो लड़ाई ना होगा जी, लड़ाई हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, ठीक है, ये भाई साहब हैं, ये उनकी गर्लफ्रेंड है, तो लड़ाई थोड़ी होगा, ठीक है। तो सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो ऑफ चार्जेस होता है। अब जब आविष्कार हुआ ना बिजली का, उस समय इस तार से क्या फ्लो कर रहा है पता नहीं चला था। तो जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रहा था ना, माना गया था कि यही इलेक्ट्रॉन के भी फ्लो का डायरेक्शन है, ठीक है। लेकिन उतना तो नहीं था उस समय टेक्नोलॉजी अवेलेबल की चीज़ों को समझा जा सके, तो शायद मैंने उल्टा बोला। अभी क्या है, उन्होंने उस टाइम क्या हुआ था कि ये तार है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा था, समझा जा रहा था कि जो करंट का फ्लो है ना, वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो हो रहा है। तो जो पॉजिटिव डायरेक्शन का, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है, वही इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है, ठीक है। ऐसा समझा गया था, मैंने उल्टा बोल दिया उसमें, सॉरी उसके लिए। तो जैसे जैसे टाइम डेवलप हुआ ना, तो चीज़ें इवॉल्व हुई, समझ में आया। तो अभी क्या होता है ना कि कोई भी तार है, तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा, ठीक है, कैसे फ्लो करेगा बाद में देखेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा, आप समझिए इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इस डायरेक्शन में उसका रहेगा। अब डायरेक्शन बता दिए तो इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है कि वेक्टर है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमेशा स्केलर ही रहेगा, वेक्टर नहीं होगा। ये डेफिनिट डायरेक्शन नहीं है ना, तार को ऐसे घुमा दो तो ऐसे हो जाएगा, ऊपर कर दो तो ऐसे हो जाएगा। इसको पढ़ लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद अब यही बोलते हैं कि कन्वेंशनली जो है इलेक्ट्रिक सर्किट में, सर्किट तो आप समझ ही गए होंगे, बत्ती है, स्विच है और ड्राई सेल है या बैटरी है। जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है वो ऑपोजिट माना जाता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिव चार्जेस। याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ेंगे, बहुत समय लग गया। अब आते हैं इलेक्ट्रिक करंट जो हम आपको बताए हैं उसका बेसिक फार्मूला क्या होता है। तो जो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन है, कंडक्टर किसको बोलते हैं, अब देखिए इसको जल्दी डालिए गूगल ट्रांसलेट में, ठीक है। ऐसा चीज़ जो यहाँ से यहाँ करंट को पास होने देता है आसानी से, उसको कंडक्टर बोलते हैं। नॉन कंडक्टर किसको बोलते हैं, जैसे हाँ, जैसे वुड, काठ हुआ, टेबल हुआ, ये लकड़ी वाला, ये सब जो है ना नॉन कंडक्टर। ये मेटल हो जाएगा, सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तांबा का थोड़ा कम हो जाएगा, बट ठीक है। अभी करंट जो है दैट इज इक्वल टू Q बाई टी। Q मतलब चार्ज, टाइम मतलब समय, यूनिट टाइम की बात करें तो अगर देखिए, अगर आपको ऐसा टर्म दिया हुआ है ना, तो आप याद रखिएगा कि ये है ना यूनिट बी में है, ये मतलब आप डिवाइड करते हैं तो आपको, आप इस छोटे छोटे यूनिट्स में इसको तोड़ रहे हैं, ऐसा समझिए। तो वही चीज़ है, अगर छोटे यूनिट में तोड़ रहे हैं तो 1 सेकेंड में आई कितना होगा, वही बताता है इलेक्ट्रिक करंट।
ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा फंडा की चीज़ नहीं है। अब थोड़े फैक्ट्स जो आपको इंपॉर्टेंट है, समझने लायक है, याद रहे तो अच्छा है, समझ में अच्छा आएगा, आगे हेल्प करेगा। जो चार्ज है उसका एसआई यूनिट हम बताए थे, एसआई यूनिट क्या होता है। एसआई यूनिट का जो होता है चार्ज का होता है कूलम्ब। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, एम्पियर। सिर्फ एम्पियर, इसको एम्पियर बोलते हैं या एम्पियर बोलिए, याद रहेगा। चार्ज कंटेंट इन नियरली, अब जो कूलम है, एक कूलम कितना होगा, कूलम कुछ है, एक कूलम कितना होगा, तो जो ये जो है ना 6 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अगर आपको 10 की पावर नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, इतनी ज़रूरत भी नहीं है जानने की। आप ये समझिए कि इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतना संख्या होगा इलेक्ट्रॉन का, तो इस पे कितना चार्ज होगा टोटल। टोटल चार्ज जो होगा ना 6 गुना, सॉरी हाँ, चार्ज इतने इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, 1 एम्पियर या 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज बराबर इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम, गुना ये करेंगे तो क्या निकलेगा, एक अमाउंट निकलेगा। ठीक है, बस समझ गए बाकी। 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। ठीक है, 1 एम्पियर में 1 कूलम पर सेकेंड। अब यहीं से निकाल सकते हैं आप, 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करने का जो रेट है उसी को हम एम्पियर बोलेंगे, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ठीक है, होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉरी, जब हम इलेक्ट्रिक करंट को समझ चुके हैं तो अब आएंगे इलेक्ट्रिक सर्किट पे। जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना, ये सिंबल है बल्ब का। बल्ब को ऐसे ही साइंटिफिकली डिनोट करते हैं। ये है बैटरी का साइन, ऐसे ही डिनोट करते हैं। और ये जो है ना, ये है आपका एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर क्या करता है आगे बताएंगे। उसी तरह से अगर हम ऐसे लगा दें, एक यहाँ पे तार को काट के यहाँ पे एक और मीटर हम लगा दें ऐसे, ठीक है, और उसमें लिख दें भी, ठीक है ना, उसमें लिख दें प्लस और माइनस, तो ये हो जाएगा। आगे बताएंगे क्या है। इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर, इलेक्ट्रिक सर्किट है ये, ठीक है, याद रखिएगा। एमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। यहाँ जो एमीटर है ना, ये करंट मेजर करता है, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, उसको मेजर करता है एम्पियर। इस तरह से अगर लगा देंगे ना मुंडी से मुंडी, एक हाथ दिया एक हाथ लो, एक हाथ लाइन में कैसे खड़ा होता है, एक हाथ इधर लेके रखता है, एक हाथ इधर देके रखता है ना। अगर उस तरह से खड़ा हुआ ना तो उसको बोलते हैं एम्पियर मीटर, यानी एमीटर। वो क्या मेजर करेगा, करंट। और जो इस तरह से खड़े होते हैं ना उसको बोलते हैं सीरीज में खड़ा होना। सीरीज में मतलब एक के साथ एक, बिल्कुल साथ साथ, हम साथ साथ हैं वाला फीलिंग लेके, तो वो हो जाएगा एमीटर। वहीं अगर पैरेलल में कैसे, आप देखिए घर है किसी का, आपके मोहल्ले में ऐसा घर है, तो मोहल्ले में ये है आपका घर और आपके सामने रहती हैं आपकी महिला मित्र, तो आप क्या कहते हैं, मेरे घर के पैरेलल में उसका घर है ना। यही वाला पैरेलल यहाँ भी यूज होगा। ये जो है ये घर का गली है, ठीक है, ये घर का गली है, यहाँ पे इस तरफ उसका घर, इस तरफ उसका घर, उस तरफ मेरा घर, है ना। ये दोनों किस पे हैं, पैरेलल में है। एग्जैक्टली यही हो रहा है यहाँ पे। इस बल्ब के पैरेलल में लगा है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा, वोल्टेज। ये वोल्टेज जो मेजर करेगा किस में लगा हुआ है, ये लगा हुआ है पैरेलल सर्किट में, पैरेलल में, ठीक है। यही सीरीज और पैरेलल वाला फंडा रेसिस्टेंस में भी हम लोग यूज करेंगे और उससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बिल्कुल इत्मीनान से सुनिए, 2 से 3 से 4 बना देंगे, समझना जरूरी है।
तो जो एमीटर है ना उसको सीरीज में हम लोग कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे करंट को मेज़र करना है, जहाँ पे करंट को पढ़ना है। वहीं एक वोल्ट मीटर जो होता है वो सर्किट में लगाते हैं पैरेलल में, और वो वोल्टेज मेजर करता है। ठीक है, समझ गए? ये जो फिगर है ना ये एनसीईआरटी से लिया हुआ है, इसके लिए आप देख रहे होंगे एनसीईआरटी का ये वाला साइन है। ठीक है, बिल्कुल ऑथेंटिक पढ़ा रहे हैं आपको, बिल्कुल आपको समझ में आएगा और इससे क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसका आपका भरोसा रखिए आप। ये क्यों लिखे हैं हम कि फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड ए वायर, कि आप यही वाला हम पहले पूछ रहे थे आपसे कि अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है एक वायर में और हम वायर को बीच से कट कर देते हैं, यहाँ पे सपोज यही है, इसी में हम क्या करते हैं यहाँ पे कट कर देते हैं, तो क्या ये वाला पोर्शन को अगर लटका के हम नीचे रखें तो क्या इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा नीचे? थिंक, अगर यहाँ से आप काटेंगे तो इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा नीचे। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी का मग है उसमें पानी है, उसको टेढ़ा करते हैं तो पानी गिर जाता है नीचे। यहाँ पे गिरेगा क्या? इसका आंसर क्या होगा कि जैसे ही आप इसको कट करेंगे तो ये जो प्लस वाला पार्ट है ये तो जाएगा ही नहीं, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, तो करंट तो फ्लो ही नहीं करेगा। अब जब करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो सवाल ही नहीं उठता ऊपर जाए कि नीचे जाए, बात ही खत्म हो गया वहाँ पे। ठीक है, इसके लिए हम ये चीज़ लिखे थे और आप समझ गए होंगे ये भी टॉपिक। अब अगला आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप अगर समझ गए तो बेड़ा पार है। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में सेम चीज़ नहीं होता है। पहले तो ये एक्सेप्ट करिए, ये अपने आप दिमाग को दिलासा दीजिए कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब और ये पीडी, दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ये जो होता है ना एक रिलेटिव कंसेप्ट है। रिलेटिव अगर आप समझते होंगे मतलब एक के सामने इसका क्या वैल्यू है, वो चीज़ होता है पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन ये जो होता है दिस इज एब्सोल्यूट टर्म, आपने पॉवर्टी में पढ़ा होगा, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आप इसको ऐसे समझिए कि एक आदमी के पास पैसा है, क्या बोलेगा? इसके पास 50 लाख रुपया है। एक आदमी के पास बोलेगा अरे इसके पास जो पैसा है ना इससे 50 लाख ज़्यादा है। तो यही है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में। एक्स जो है ना वो पोटेंशियल है और वाई जो है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इसका क्या यूज़ है, ये रेलिवेंट क्यों है हमारे लिए? आप ये समझिए कि ये जो क्वेश्चन है ना इसको पढ़िए, व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो। गूगल ट्रांसलेट लगाइए, हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा कि आवेश को तार में प्रवाह करने के लिए क्या जरूरी है, क्या क्या ऐसा चीज़ है जो उसको फोर्स करता है, उसको पुश करता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो। तो हम इसको समझेंगे पानी के एनालॉजी से। एनालॉजी क्या होता है, मतलब इसके जैसा दूसरा एग्जाम्पल क्या है। आप समझिए कि एक पाइप ले लीजिए, घर में पीवीसी पाइप जो है उसको सेम लेवल पे रखिए, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। आप इसको पानी का पाइप ले लिए, आप इसको सेम लेवल पे रखिए। ठीक है, आप जैसे इसको सेम लेवल पे रखेंगे तो पानी इधर से डाल रहे हैं आप, यहाँ जाएगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसको क्या मतलब है पानी जाए ना जाए, है ना। आप तभी पढ़ने बैठेंगे ना जब आपको फील होगा नहीं हमको एसडीएम बनना है। जब लगेगा वैसे ही चल रहा है काम तो चल रहा है ना। वही बात है इसमें कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए कुछ तो एक ऐसा फैक्टर चाहिए जो बोलेगा पानी को कि यहाँ से यहाँ जाओ। उसी तरह से एक तार है, तार में बिजली तभी फ्लो करेगी ना जब कुछ यहाँ पे रहेगा, बोलेगा तुम इधर जाओ भाई उधर कम है। ठीक है, तो जो पाइप है आप क्या करेंगे, अब पाइप को कर दीजिए थोड़ा टेढ़ा। ठीक है, पाइप को आप कर दीजिए थोड़ा टेढ़ा, कैसा, ऐसे कर दीजिए और यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए, ये छोटा हो गया, यहाँ पे ये सपोर्ट है। तो पानी जैसे ही डालेंगे आप देखिए यहाँ से गिरने लगेगा। क्यों?
इसका ओहदा हो गया ऊपर, ये अपने नीचे वाले को देखेगा, अच्छा तुम्हारे पास नहीं है क्या, ठीक है ले लो। उसी तरह से तार में क्या होगा ना, तार को ऊपर नहीं करेंगे, तार के वोल्टेज को यहां बढ़ा देंगे। जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं, दाब का जो डिफरेंस है वो क्रिएट करते हैं, उसी तरह से यहां पे वोल्टेज का डिफरेंस करते हैं। वोल्टेज के डिफरेंस से प्रवाह होता है। अब ये होता क्या आगे समझेंगे आप। इसका रेलिवेंस समझ गए होंगे कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का रेलिवेंस क्या है। रेलिवेंस मतलब इसकी उपयोगिता क्या है, ये कहाँ हमको इलेक्ट्रिक करंट में हेल्प कर रहा है, ये क्यों पढ़ते हैं हम। तो किसी भी कंडक्टिंग मेटालिक वायर में कंडक्टिंग क्या होता है, जो अच्छे से भेजता है, ट्रांसमिट, ये कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। इसी को हम इलेक्ट्रिक प्रेशर भी बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक प्रेशर भी बोलते हैं, और इसको बोलेंगे प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, ये हो जाएगा प्रेशर डिफरेंस, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक प्रेशर। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल मे बी प्रोड्यूस्ड बाय ए बैटरी। अब तार में प्रेशर डिफरेंस तो आ गया, इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस आ गया, लेकिन ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कौन करेगा, ये क्रिएट करने का जिम्मा होता है बैटरी पे। ठीक है, अगर बैटरी लगाएंगे इसके क्रॉस, तो ये बैटरी जो है ना, ये करंट का प्रवाह कराएगी। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेगी तार के दोनों एंड पे, तार के दोनों सिरों पे। जो बैटरी के अंदर जो केमिकल्स हैं, अलग अलग तरह के केमिकल्स हैं, आप गूगल में सर्च करिए कि बैटरी में कौन कौन सा केमिकल होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। केमिकल्स इन बैटरी जरूर पढ़िएगा इसको। कितनी तरह की बैटरी है, क्या है, वो सब पढ़ लीजिए एक बार। तो इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, केमिकल एक्शन जो है ना वो चलता रहता है। मतलब बैटरी अगर है तो ऐसा नहीं कि वो बोलते हैं ना बैटरी रखा रखा डिस्चार्ज हो गया, वही हो रहा है, उसमें केमिकल एक्शन होता जा रहा है। तो जिस केमिकल एक्शन की वजह से उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा था, वो धीरे धीरे केमिकल डिग्रेड होता जा रहा है। केमिकल में आयंस प्रवाह करने की क्षमता जो है कम होती जा रही है, तो वोल्टेज कम होगा उसके क्रॉस। जैसे वोल्टेज कम होगा तो कम इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह करेगा। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हमको चाहिए कि करंट फ्लो करता रहे, इस इलेक्ट्रिक सर्किट में लाल बहुत हो गया ना, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट खाली प्रवाह करता रहे, तो क्या करना पड़ेगा कि जो बैटरी है इसको अपना केमिकल एनर्जी इसके अंदर है ना, उसको हमेशा 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 क्या करना, केमिकल जो केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर चलते रहना पड़ेगा। उसके बाद ये समझ गए होंगे, ये लाइन भी पढ़ लीजिए। देखिए जो पीडीएफ है ये मोर देन एनफ है, ये बहुत ही कंसाइज वे में एनसीईआरटी को कवर किया हुआ है, आपके जो भी रेफरेंस बुक्स हैं उनको कवर किया हुआ है, आपको सारे फैक्ट्स इसमें मिल जाएंगे। अब फिर भी आपको लगता है कि कुछ फैक्ट्स नहीं है इसमें, तो आप कमेंट करिए, हम इसको ऐड करके फिर से डाल देंगे। ठीक है, वी आर वेरी फ्लेक्सिबल इन दैट अप्रोच, क्योंकि हम लर्न करते हैं चीज़ों से। तो आगे बढ़ेंगे, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस समझ गए, केमिकल एनर्जी बैटरी में रहती है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ये भी समझ गए। अब आगे आएंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है और पोटेंशियल होता है, इसका थोड़ा डिफरेंस समझ लें। हम पिछले वीडियो में बताए थे क्या होता है ना, कि आप यहां खड़े हैं, एक पहाड़ पे खड़े हैं आप, मान लीजिए, तो पहाड़ पे जो खड़े हैं, तो यहां से जो आप कुछ फेंकेंगे तो सीधा नीचे जाएगा। तो ये फेंकने के बाद नीचे जाने का जो आपका हाइट का जो हाइट कौन दिया आपको, पहाड़ दिया हाइट। ठीक है, तो यहां से यहां ले जाने में आपको कुछ एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, वर्क डन खर्च करना पड़ेगा। तो अब जब आप इसको नीचे फेंकेंगे तो इसकी एनर्जी जो होगी ना, यही आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसको ले जाने में जितना पोटेंशियल एनर्जी खर्च हुआ होगा, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी से ये नीचे फॉल होगा। फिजिक्स में पढ़े होंगे, बेसिक फिजिक्स में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, अगर आप यहाँ पे बैठे हैं
तो किसी जगह से अगर आप चार्ज को यहाँ लाए हैं तो उसमें कितना वर्क डन हो रहा है, ठीक है, तो उसका एब्सोल्यूट चार्ज जो होगा उसकी वजह से, और उस पर कितना वर्क डन हुआ उस चार्ज की वजह से, तो वो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। अब इसी तरह का 2-3 पॉइंट है, तो इसके बीच में क्या डिफरेंस है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है, इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन 2 पॉइंट्स दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हो जाएगा वर्क डन कितने, एक चार्ज पे कितना वर्क डन हुआ, ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ये जरूरत नहीं है, समझने के लिए बताए थे, रिलेट करने के लिए बताए थे। जो पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट क्या होता है पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। एसआई यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है। वोल्टेज इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और एक वोल्ट का जो वैल्यू होता है 1 जूल पर कुलम। अब देखिए वर्क डन का क्या होता है जूल, कुलम क्या होता है चार्ज का, तो 1 जूल बटा 1 कुलम, इसको सॉरी इसको आप ऐसे समझिए 1 जूल बटा 1 कुलम, ठीक है ना, ये हो जाएगा 1 वोल्ट, इग्नोर दिस, 1 वोल्ट ये हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है 1 जूल कुलम -1। अगर -1 किसी के ऊपर आ गया मतलब वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, वो निचले वाले भाग में आ जाता है, तो वो जूल कुलम -1, ये इसका यूनिट है वोल्टेज का, ठीक है। बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई आपकी, इसको भी याद कर लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है वोल्ट मीटर, हम बताए थे थोड़ी देर पहले, पैरेलल सर्किट वाला फंडा, यहाँ वोल्ट मीटर लगा दिए हैं, ये वोल्टेज मेजर कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं, हमारा अगला टॉपिक है रेसिस्टेंस, ठीक है। अब रेसिस्टेंस क्या होता है, आप समझिए कि आपको शाम को जाना है सिगरेट पीने, यह है सिगरेट का दुकान, आपको जाना है सिगरेट पीने, आप हैं अपने घर में, आपके पिताजी आपके घर का दरवाज़ा बंद करके रखते हैं कि पता है उनको जाएगा तो पक्का फूकेगा उधर, तो वो आपको रोक के रखते हैं, आपको जाने नहीं देते हैं दुकान पे कि ना जाएगा ना पिएगा। तो अलग बात है आप डब्बा ही ले आते हैं घर पे, तो ये जो चीज़ है ना इसी को रेसिस्टेंस बोलेंगे। आप ऐसे और समझिए, एक बेहतरीन एग्जांपल जो ज़्यादा समझ में आएगा आपको, है ना, 14 फरवरी का दिन है, पार्क में हैं आप, यहाँ पे आप बैठे हैं, यहाँ पे आपके पुरुष या महिला मित्र हैं, और ये गेट है पार्क का, यहाँ पे बैठे हैं कुछ जो आते हैं 14 फरवरी को डंडा लेके भगाने। तो वो क्या काम कर रहे हैं, वो रेसिस्टेंस का काम कर रहे हैं। दे आर नॉट अलाउइंग यू टू फ्लो इजीली, फ्लो विदाउट एनी रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस जो है ना हर जगह होता है, हर चीज़ में होता है, उसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। आप फ्रिक्शन मानिए ना, फ्रिक्शन भी एक तरह का रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो ये काम जो कर रहा है ना, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। रेसिस्टेंस जो है ना, ये जो है ना, ये करंट है, चार्ज है, ये इधर जाने से रोक रहा है, ये कंडक्टर है, ये ऐसा कंडक्टर होना चाहिए था। रेसिस्टेंस कंडक्टर को छोटा कर रहा है, हम तो कुछ जाने नहीं देंगे इधर, ठीक है। एक्चुअली यही काम भी है रेसिस्टेंस का। वो क्यों आता है, क्योंकि अगर आप कोई सामान बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम से कंडक्टर हो जाएगा, उसका कुछ इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ होगी उसकी। वो जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है विदाउट विच या विथ वर्च्यू ऑफ विच दे आर एबल टू कंडक्ट और दे आर एबल टू रिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो उसकी वजह से जो रिस्ट्रिक्शन पैदा होता है, उसकी वजह से जो रोक पैदा होता है, अवरोध पैदा होता है, उसी को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का हिंदी क्या होता है आप गूगल ट्रांसलेट में डालिए, मिल जाएगा। वैसे ही देखिए ये वाला जो एग्जांपल है, ये पाइप को पकड़ के रखी है, पाइप अगर नॉर्मल रखेगी तो पानी सही आएगा। जैसे पाइप को दबाया उसने, रेसिस्टेंस दिया पाइप में, ये उसका क्रॉस सेक्शन जो है वो छोटा हो गया। क्रॉस सेक्शन छोटा हो गया तो जो करंट का प्रवाह है, जो पानी का प्रवाह है, वो जो है वो देखिए इतना फ्लो हो रहा था, अभी इतना फ्लो हो रहा है, तो एक रेसिस्टेंस आ गया उस पर, ठीक है। तो रेसिस्टेंस समझ में आ गया होगा होलेंस वॉलिस से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे।
अब थोड़ा टेक्निकल बात करते हैं रेसिस्टेंस से रिलेटेड, ठीक है। तो रेसिस्टेंस समझ में आ गया, क्या होता है कि बिजली के प्रवाह का जो रोकने का काम करता है, अवरोध का काम करता है, वो है रेसिस्टेंस। हिंदी में भी अवरोध ही बोलते हैं शायद इसको। अब ऐसा देखा गया है, ऐसा एक्सपेरिमेंट से पाया गया है कि हम लोग एक्सपेरिमेंट भी करते हैं इसका लैब में, बहुत लोगों ने किया भी होगा, चाहे फिजिक्स का लैब हो या इंजीनियरिंग लैब हो, कहीं भी आप करते हैं। आप रेसिस्टेंस, एक तार को करंट सप्लाई करते हैं, इसके यहाँ पे एमीटर लगाते हैं, जो वोल्टेज दिए और कितना करंट फ्लो हुआ उसके बेसिस पे कितना रिस्ट्रिक्शन मिला, तो रेसिस्टेंस वैल्यू निकल के आ जाता है। हम लोग 4 एक्सपेरिमेंट करेंगे या 5 एक्सपेरिमेंट करेंगे, पाँचों को सैंपल लेंगे, उसमें से बेस्ट ऑफ ले लेंगे, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट करके निकलता है रेसिस्टेंस का वैल्यू लैब में। मैथमेटिकली जो होता है ना ये रेसिस्टेंस, इसको डिनोट करते हैं आर से, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। अगर आप 5 मीटर तार लेते हैं तो उसका रेसिस्टेंस कम होगा बजाय 10 मीटर के, उसका रेसिस्टेंस कम होगा बजाय 15 मीटर के। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे रेसिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे रेसिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। बट बट रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो तार है ना, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये वाला पोर्शन, इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे, इफ वी विल इंक्रीज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये इंक्रीज होगा ना, तो रेसिस्टेंस का वैल्यू जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जैसे जैसे अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो मोटाई है तार की, अगर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। ये बिल्कुल नहीं भूलना है, ये दोनों रिलेशन, इसी को मैंने यहां लिखा है। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और ये गलत है, इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 एरिया, ठीक है। आप जब मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, या नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, अगर आप ऐसे लिखते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, तो इन दोनों को मिला के जो हम लिखेंगे ना, आर इज इक्वल टू कोई एक कांस्टेंट लिख देंगे, ताकि इसका जो इन्वर्स वाला जो एक बीच में रिलेट करेगा दोनों को, उसमें यूज हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू के एल बाई ए हो जाएगा, जहां के है जिसको हम रो भी बोलते हैं इसको, या रेसिस्टिविटी बोलते हैं इसको, या रो बोलते हैं, ठीक है। ये जो है ये एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जिसको हम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी बोलते हैं। ये डिपेंड करता है, ये जो मटेरियल है इसका मैटर क्या है, किस चीज़ से बना है, और इसका एसआई यूनिट ओम मीटर होता है, ये पूछ चुका है बीपीएससी में। तो इतना कर लिया हम लोग। अभी रेसिस्टेंस को अगर आप डिनोट करेंगे ना, तो कुछ ऐसा दिखता है, ऐसे डिनोट करते हैं इसको, आप देख लीजिए। रेसिस्टेंस कुछ ऐसा दिखता है, और आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए लिखते हैं, मैंने आपको बताया, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अगर हम पढ़ लिए रेसिस्टेंस, हम पढ़ लिए वोल्टेज, हम पढ़ लिए करंट, हम पढ़ लिए वोल्टेज, हम पढ़ लिए रेसिस्टेंस, अलग अलग पढ़ लिए। अब जरूरी है ना सबको एक साथ लाया जाए, ठीक है। तो एक साथ कौन लाता है, ये लाता है ओम्स लॉ, ठीक है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, पानी के तरीके से। पानी जो है ना वो चार्ज है, जो पानी का फ्लो है वो करंट है, जो रिस्ट्रिक्टर कौन है, जो होस पाइप है, होस का जो क्रॉस सेक्शन है वो एज ए रिस्ट्रिक्टर काम करेगा, और जो वाटर प्रेशर है इसकी हाइट की वजह से, दैट इज एनालॉजिकल सिमिलर टू, या गिविंग द सेम एनालॉजी दैट ऑफ वोल्टेज, ठीक है। तो इफ ओम्स लॉ क्या बोलता है ना, कि किसी कंडक्टर के बीच में जो 2 पॉइंट है उसके बीच में जो करंट फ्लो करेगा, एक तार है, तार के दोनों सिरों पे, मतलब यहाँ से वहाँ अगर करंट फ्लो करेगा, तो जो करंट फ्लो करेगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस 2 पॉइंट्स। मतलब यहाँ पे और यहाँ जो वोल्टेज लगाएंगे ना हम, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा आई मतलब करंट। हम जानते थे, क्या जानते थे, कि अगर आई है और ये प्रोपोर्शनल हो जाता है वोल्टेज के, तो दोनों को मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लगा देते हैं,
ठीक है। तो ये जो I इज इक्वल टू के भी हुआ, लेकिन ये R नहीं होता है। कांस्टेंट हम कैसा लगाते हैं, एक्सपेरिमेंट से फिर निकालते हैं उसको कि कितना होना चाहिए उस मटेरियल का रेसिस्टेंस वगैरह। तो हम जो निकल के आता है ना, वो आता है 1/R V इज इक्वल टू आई, ऐसा आता है, I इज इक्वल टू V/R। तो मिला जुला के ये सब भूल जाइए, मिला जुला के आप याद रखिए कि V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एट बोथ एंड्स ऑफ द कंडक्टर एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज I, देन V इज इक्वल टू I इंटू R। ये बेसिस है, इसको बहुत जगह यूज करेंगे आगे। अगर V इज इक्वल टू आई आर हो गया तो आप इसको I इज इक्वल टू V बाई आर भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू V बाई आई भी लिख सकते हैं। सिंपल है, आ गया होगा समझ में। अब हम देखेंगे, पढ़ लिए रेसिस्टेंस हम लोग, तो अब हम लोग देखेंगे कि रेसिस्टेंस का जो क्वेश्चन आता है PYQ जो आप देखेंगे, तो क्वेश्चन जो आता है ना उसमें सीरीज और पैरेलल का आता है। हम सीरीज बताए थे कि हाथ में हाथ रख के ऐसे अगर खड़ा रहेगा कोई तो आ जाएगा सीरीज में, और एक दूसरे के घर के सामने अगर रहेगा तो वो हो जाएगा पैरेलल में। ठीक है, तो इसी फंडा को हम यूज़ करेंगे अभी रेसिस्टेंस में भी। आपको बताया भी कि ऐसा होता है, रेसिस्टेंस दिखता है। अगर ये रेसिस्टेंस R1 है और दूसरा रेसिस्टेंस हम ऐसे ऐड कर दें R2, किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, ये अगर 2 ओम का है और ये 4 ओम का है, ओम बता दें, ये ओम्स जो होता है इससे हम डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं रेसिस्टेंस को। ठीक है, इससे हम डिनोट करते हैं रेसिस्टेंस को। जो 2 ओम्स और 4 ओम्स है तो इसको क्या हो जाएगा, ये सिंगल रेसिस्टेंस बन जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा 6 ओम्स। ठीक है, वैसे ही आप बताइए, अगर 8 ओम है और यहाँ पे 10 ओम है, दिस इज़ 10 ओम, दिस इज़ 8 ओम्स, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 ओम्स। आप सपोज करिए यहाँ 15 ओम्स है, यहाँ 16 ओम्स है, कितना हो जाएगा 31 ओम्स। यहाँ अगर 65 ओम्स है, यहाँ अगर 35 ओम्स है, दोनों मिला के कितना हो जाएगा 100 ओम्स। यहाँ पे अगर 150 किलो ओम्स है और यहाँ पे 50 किलो ओम्स है, तो कितना हो जाएगा 200 किलो ओम्स। आप ये सब एग्जांपल देख के क्या समझ में आया कि जो सीरीज़ के रेसिस्टर्स हैं ना, वो सीधे सीधे ऐड कर दीजिए, A प्लस बी प्लस सी जैसे चलता है ना वैसे ऐड कर दीजिए। मतलब R, अगर हम मान लें कि ये R इक्विवेलेंट है, ये R1 है, ये R2 है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। इसमें ज़्यादा मुंडी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा सीरीज सर्किट में। आप सीरीज रेसिस्टर अगर लेते हैं तो आप सीधे सीधे जोड़ दीजिए इसको, ये डन हो जाएगा काम। ज़्यादा कुछ भी सोचने का, कुछ भी करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ना। ये याद रखेंगे आप, बिल्कुल से याद रखेंगे। अब हम आते हैं पैरेलल पे। हम बताए थे कि ये मेरा घर, ये तुम्हारा घर, ऐसे अगर रहेगा किसी का तो ये हो जाता है पैरेलल सर्किट। सेम तार पे 2 ऐसे लगाया हुआ है, अगर तरीके से बनाते हैं, सेम तार पे अगर ऐसा है और ऐसा है, दिस इज पैरेलल सर्किट। तो कुछ एग्जांपल देखेंगे पैरेलल सर्किट के और उसका कैसे सॉल्व होता है वो भी देखेंगे। तो सपोज यहाँ पे है 2 ओम, यहाँ पे लिए 1 ओम। ठीक है, तो अब बोलेगा इसका इक्विवेलेंट बताओ। इसके लिए क्या है, फॉर्मूला क्या है, R इक्विवेलेंट जो होता है ना, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितने भी रेसिस्टेंस रहेंगे उतने तक। ठीक है, तो आप इसको लिख देंगे 1/R1 कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/1, दिस इज इक्वल टू 0.5 प्लस 1, ये हो जाएगा 1.5। लेकिन 1.5 क्या आया, या मैंने गलत बोला, ये R को ऐसे ऐसे लिख देंगे इसे। ठीक है, तो ये जो 1.5 आया, ठीक है, ये 1.5 जो आया वो 1/R इक्विवेलेंट आया 1.5।
आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ना 15/10, तो ये हो जाएगा 10/15, यानी कि 2/3। ठीक है, दिस इज द आर इक्विवेलेंट। ऐसे निकालते हैं हम पैरेलल रेसिस्टेंस का। ठीक है, होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी। 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, फिर तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सॉरी, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है। ठीक है, इसके बीच में कुछ इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, ये आर इक्विवेलेंट है। तो कितना होगा आर इक्विवेलेंट, आपको पता है 1/5 जोड़ 1/10 बराबर 1/आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट जो होगा वो इन दोनों को कैलकुलेट करके आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो आप निकाल लेंगे। उसी तरह से 12 ओम और 6 ओम, इसको ऐसे लिखेंगे आप, या फिर 7 ओम और 14 ओम्स। ठीक है, आप इसको बनाएंगे तो इसका आंसर जो है इसका 3.2 ओम्स है, 4 ओम्स है। ठीक है, आप इसका निकालिए, कमेंट करिएगा ज़रूर। आपको अगर कोई दिक्कत हो ज़रूर कमेंट करिएगा। इसका क्या फॉर्मूला होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, मन तो था बहुत सारा सवाल बनवाए, लेकिन समय नहीं है उतना, है ना। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, कोई सवाल नहीं बन रहा है तो हम उस पर ज़रूर से ज़रूर आएंगे वापस। अब ये जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा है 66वीं में, बोल रहा है कि जो टोटल रेसिस्टेंस है 2 पैरेलल रेसिस्टर का इतना है, अगर एक रेसिस्टर इतना है तो कितना हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही क्वेश्चन बना तुरंत डायग्राम बना लीजिए, काफ़ी इजी हो जाएगा। ये है पैरेलल रेसिस्टर, ठीक है, ऐसा है। बोल रहा है कि अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 किलो ओम्स। अगर ये है आपका 1.403 किलो ओम्स, तो ये कितना होगा, यही पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। पहले डायग्राम बना लिए, उसके बाद इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे कि 1 जो आर इक्विवेलेंट होता है वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2। तो आप इसमें बस वैल्यू पुट करेंगे। क्या बोल रहा है कि जो पैरेलल रेसिस्टर उसका इक्विवेलेंट, तो जो दिया है ना वो इसका वैल्यू दिया है, इसे वो दिया है 1.403। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। आर इक्विवेलेंट आप यहाँ अगर इक्विवेलेंट नहीं लिखें तो चलिए आपको कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मैं हटा देता हूँ। आप यहाँ पे 1/R कर दीजिए, ये जो वैल्यू होगा ना ये आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। आप ऐसे याद रखिए, यहाँ भी मैं चेंज कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी ना रहे। 1/R हो गया, ये जो होगा ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट। उसी तरह से यहाँ भी ये जो हो जाएगा 1/2 प्लस 1/R2। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसको निकालना है। सिंपल है ना। 14/10 को कैसे लिख सकते हैं, 1403 ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/R2। लेकिन सॉरी, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1। देखिए मेरा भी यही कन्फ्यूज़न हुआ और आपको भी यही हो सकता है दिक्कत सॉल्व करने में। तो ये 1/ ऐसा हो जाएगा। तो इसके लिए हो जाएगा 1000/1403 माइनस 1/2 बराबर 1/R2। कैसे हुआ पता है ना, ये चला गया ऊपर, है ना। अब जैसे इतना पे आएंगे तो 1000 माइनस 1403 दोनों का अगर ये निकालें हम एलसीएम, देखिए एक तरीका और है, इतना बड़ा ना करते हुए हम क्यों नहीं यहीं पे छोटा कर दें इसको। हम क्या करेंगे ना, 1.403 है तो हम 03 को नेगलेक्ट करेंगे। 1.4 1/1.4 तो 1/14/10, तो 10/14 हो गया माइनस 1/2। तो हमारे थोड़ा सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, ये 10 जो ऊपर चला जाएगा तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 14,
ये आ जाएगा 10 माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3/14, ठीक है। तो 1/R2 इज इक्वल टू 3/14, तो R2 इज इक्वल टू 14/3। अगर आप देखेंगे 3 चौके 12, 3 छक 18, 3 छक 18 जैसे हुआ। सबसे करीब कौन सा है, यही तो दिख रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। गलती कहाँ हुई हमसे, पहली गलती हुई कि R इक्विवेलेंट जो दिया रहेगा ना, वो दिया रहेगा, उसको आपको बटा करना है, तब इक्वेशन में डालना है, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और क्वेश्चन करेंगे इस पे बाद में, खत्म होने के बाद, लेक्चर 2 के बाद, ठीक है। तो यहाँ से जो हम अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और आप लोग इतना 1 घंटे से ज़्यादा एक वीडियो लेक्चर में कॉन्सेंट्रेट करना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो मैं अगले लेक्चर में ना स्टार्ट करूँगा पैरेलल रेसिस्टेंस से एटलीस्ट मैं 2 से 3 सवाल कराऊँ, ठीक है। इससे आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। मैं दोनों तरह के प्रॉब्लम लूँगा, जहाँ पे ये टोटल रेसिस्टेंस दिया हुआ है और जहाँ पे 1/R वाला वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होता है, जहाँ दिक्कत का कन्फ्यूज़न होता है या गलती होती है वो सॉल्व करने में ही होती है, ठीक है। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले लेक्चर में। लेक्चर 2 जो होगा हमारा काफ़ी कैलकुलेशन बेस्ड होगा और काफ़ी फ्रूटफुल होगा, आप देखिएगा। और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।